बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। मतलब यह कि अब सभी 11 दोषियों को फिर से जेल में जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट का अधिकार नहीं है। सत्ता में आज मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी पर छिड़े विवाद की भी चर्चा होगी। आज हम मालदीव में चीन की विस्तारवादी इच्छा और भारत विरोधी ईर्ष्या दोनों को एक्सपोज करेंगे। वहीं इस मामले पर भारत भी गंभीर है। मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया गया। कुछ तथ्यों के साथ आज हम मालदीव के चीन प्रेम को भी उजागर करने वाले हैं। आज हम उन बयानवीरों को भी एक्सपोज करेंगे जो राम मंदिर के नाम पर माहौल बिगाड़ रहे हैं। आरजेडी के विधायकों की जुबान से राम मंदिर पर दंगे और धमाके वाले शब्द निकले हैं, जिस पर राजनीति गर्म हो गई है। आईएसआईएस आतंकी गुजरात को दहलाने की साजिश रच रहे थे, वो भी सुनियोजित तरीके से। एक आईएसआईएस आतंकी ने खुद इसे कबूल किया है। गुजरात के 4 शहरों में रेकी की गई थी, विस्फोटक जुटाए गए थे। सब कुछ आईएसआईएस के एक हैंडलर के निर्देश पे हो रहा था। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। पीओके एक बार फिर पाकिस्तानी सरकार के विरोध में उबल रहा है। गिलगित बल्टिस्तान में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। महंगाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं। सवाल है, क्या पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है? इस पर हमने एक वीडियो गाइड तैयार की है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग मुद्दे पर मतभेद की खबर सामने आई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस अव्यवहारिक है। हालांकि आरजेडी नेता मनोज झा ने मतभेद को जल्द ठीक होने का दावा किया है। सवाल यहां यह भी कि आखिर इंडिया गठबंधन में चल रहा है आखिर है क्या, और क्या सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग में टैक्स को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी को लेकर जवाब मांगा गया है। यह मामला 1 अक्टूबर 2023 तक के समय से जुड़ा हुआ है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की सर्विसेज पर जीएसटी 18% की बजाय 28% की दर से लगाया गया है। तो सत्ता में आज सबसे पहले हम आपकी एक ऐसा मालदीव दिखाने जा रहे हैं हम आपको, जिसकी अकड़ को पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर 24 घंटे के अंदर धुआं कर दिया। और अब जब मालदीव को यह एहसास हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना और भारत के साथ दुश्मनी करना बहुत महंगा सौदा है, तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को अपने आका की याद आ गई। और इस आका का नाम है शी जिनपिंग। मोइजू इस वक्त चीन की चरण वंदना कर रहे हैं और शायद ये पूछ रहे हैं कि चीन के इशारे पर उन्होंने भारत विरोधी एजेंडा तो खूब चला लिया, लेकिन अब जब भारत के लोग इसका जवाब दे रहे हैं तो आगे करना क्या है? आज की सबसे दिलचस्प खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के अपमान के जवाब में भारत के लोगों से करारे जवाब की डिलीवरी लेने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जिनपिंग के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि अब तक इस मामले पर पीएम मोदी ने खुद कुछ नहीं बोला। भारत की ओर से मालदीव के खिलाफ कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया, कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन इस चुप्पी में भी नए भारत की ताकत है। और ये ताकत दिखाई है भारत के लोगों ने, जिन्होंने मिलकर मालदीव को जो जवाब दिया है उसमें यह संदेश भी है और संकेत भी है कि मालदीव जुबान संभाल कर बात करना। अब भारत से लगातार मिल रहे जवाबों के बीच मोइजू 4-5 दिनों के लिए चीन की शरण में है। वैसे इसे एक आधिकारिक दौरा ही बताया जाएगा। कहा जाएगा कि यह पहले से प्लान था, लेकिन अंदर की बात यही है कि मालदीव की हरकतें लंबे समय से चीन के हुक्म के गुलाम वाली रही है। जिनपिंग की जी हुजूरी मालदीव की मजबूरी क्यों है, ये बताने से पहले हम आपको एक क्विक रिकैप दिखाते हैं, जिसमें भारत के बदले वाला राउंड अप है। एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है, जिसका एहसास मालदीव को हो गया है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं होगा कि मोदी का अपमान करना उसे इतना भारी पड़ जाएगा। पीएम पर मालदीव के मंत्रियों के शर्मनाक और कुंठित बयानों के बाद पूरे हिंदुस्तान ने ऐसा जवाब दिया है जिसे आप मालदीव पर न्यू इंडिया का आर्थिक प्रहार भी कह सकते हैं। देश में जिस तरीके से बॉयकॉट मालदीव को ट्रेंड कराया गया, उसके बाद भारतीयों ने मालदीव में अपने होटल बुकिंग रद्द करानी शुरू कर दी। अब तक 10,500 से ज्यादा भारतीय मालदीव की अपनी होटल बुकिंग रद्द करवा चुके हैं। भारत से पर्यटकों के 5,520 विमान के टिकट भी रद्द कराए गए हैं। ये सभी लोग मालदीव जाने वाले थे। इसके अलावा ट्रैवल एजेंसी इजी माई ट्रिप ने भी मालदीव की अपनी सभी बुकिंग सस्पेंड कर दी हैं। और ये ईज माई ट्रिप है और भारत के कई बड़े सेलिब्रिटीज मालदीव के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या स्टार्स और क्या आम जनता, सभी ने एक साथ मालदीव को यह दिखा दिया कि भारत अपने अतिथियों को जिस तरीके से इज्जत देता है,
वक्त आने पर उसी तरीके से किसी अपमान का बदला भी लेता है। वैसे तो पूरे देश ने मालदीव की शर्मनाक हरकत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज के बयान हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें किसी ने अपना गुस्सा जाहिर करके तो किसी ने लक्षद्वीप के समर्थन में अपनी बात रखकर मालदीव को यह संदेश दे दिया कि भारत को लेकर कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की बारीकी से जांच कर लें। अब हम आपको ये समझाते हैं कि भारत से रिश्ते खराब करना मालदीव की इकोनॉमी पर कितना बड़ा डेंट है। दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है, क्योंकि मालदीव की आर्थिक सत्ता इस वक्त टूरिज्म पर टिकी हुई है और भारत उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव जाते हैं और मालदीव ने उन्हीं पर्यटकों को नाराज कर दिया है। वर्ष 2023 में 2,09,000 लोग भारत से मालदीव घूमने के लिए गए थे, जबकि 2022 में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,41,000 थी। साल 2021 में सबसे ज्यादा 2,91,000 टूरिस्ट ने मालदीव भ्रमण किया था, जबकि 2020 जिसे कोरोना काल कहा जाता है उस वक्त में भी 63,000 भारतीय पर्यटक मालदीव गए थे। भारत के विरोध के बाद मालदीव ने अपने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है, उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है और भारत का विरोध करने वाले मोइजू भी सरेंडर मोड में है। तो इसकी एक बड़ी वजह भी भारत की टूरिस्ट वाली ताकत है। एक दौर हुआ करता था जब मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटक चीन से आया करते थे। आज से 13 साल पहले 2010 में चीन के 1,20,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे थे, जबकि 2010 में भारत से सिर्फ 25,000 पर्यटक मालदीव गए थे। लेकिन वक्त बदला और धीरे धीरे चीन के मुकाबले भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। 2022 में चीन से 1,79,000 से भी कम यात्री मालदीव पहुंचे और भारत से 2,41,000 पर्यटक मालदीव गए। इसके बाद 2023 में चीन से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या 1,87,000 और भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या 2,09,000 से ज्यादा थी। इसलिए अब मालदीव फंस गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि न्यू इंडिया की दुश्मनी से कैसे डील किया जाए और इसलिए अगला आदेश लेने मोइजू अपने आका जिनपिंग के पास पहुंच गए हैं। लेकिन भारत में जिस तरीके से गुस्सा है, उससे लगता है कि मालदीव के लिए यह आफत दीर्घकालीन है। मालदीव है तो लक्षद्वीप भी है, बहुत नज़दीक है, अंडमान्स भी है। भारत को समझने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो भी कदम उठाने हैं भारत वो उठाएगा। I mean, I've seen lot many tweets, even Salman Khan, Sachin Tendulkar, Hardik Pandey, all such good celebrities. They're all coming and advocating for Lakshadweep. It's a very good sign. मैं ये कहना चाहूँगी कि टूरिज्म हमारे देश में इतना अच्छा है, इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, तो हम जो पैसे बाहर बर्बाद करते हैं, इतनी खूबसूरत जगह जब हमारे पास है तो हमें अपना देश पूरे अच्छे से देखना चाहिए। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी स्मार्ट ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। आपने इस खबर में भारत का विरोध तो देख लिया, लेकिन अब हम सत्ता की दूसरी कुंजी खोलते हैं, जिसे देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आखिर चीन जी हुजूरी कराने मालदीव की मजबूरी क्यों बनती जा रही है। दरअसल मालदीव की मौजूदा सत्ता की विचारधारा में एंटी इंडिया वाला धारा प्रवाह चीन प्रायोजित है। चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर में अपना दबदबा चाहता है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली इस साजिश में मालदीव चीन के लिए एक बड़ा स्टेशन है। इसलिए चीन मालदीव को अपने कर्ज के बोझ तले इतना दबा चुका है कि वो किसी भी हाल में उसके सामने अपना सिर ना उठा सके और भारत के खिलाफ उसके हर हुक्म की तामील करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 40,000 करोड़ रुपए की है, जबकि मालदीव पर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ चीन का है। मौजूदा वक्त में मालदीव की आबादी 5,21,000 के करीब है। इस लिहाज से समझें तो मालदीव के एक शख्स पर आज की तारीख में 4,80,000 रुपए का चीन वाला कर्ज है। आज आपको यह भी समझने की जरूरत है कि मोइजो आखिर जिनपिंग हैं उनके इशारों पर नाचते क्यों हैं। दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को मालदीव की सत्ता ही भारत के विरोध की वजह से मिली है और चीन के रहमो करम पर ही मोइजू मालदीव का सत्ता सुख भोग रहे हैं।
जिनपिंग के एजेंडे के तहत मोइजू अब सितंबर 2023 में मालदीव के जब राष्ट्रपति बने तो इंडिया आउट का कैंपेन इसकी एक बड़ी वजह रहा। चुनाव जीतते ही मोहम्मद मोइजू ने भारतीय सेना को मालदीव से वापस जाने के लिए कह दिया और मौजूदा वक्त में मोइजू चीन के एक ऐसे एजेंट हैं जो हिंद महासागर में चीन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसी के दम पर चीन भी मालदीव के किसी बीच पर अपना 5 सितारा सैन्य रिजॉर्ट खोलने के मुगालते पालकर बैठा हुआ है। लेकिन अब चीन की चरण चुंबक मोइजू सरकार के खिलाफ उनके ही मुल्क में आवाज उठने लगी है। मोइजू के मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो कुछ कहा उसके प्रति गुस्सा मालदीव भूल गया कि भारत ही वो पहला देश था जिसने 1965 में सबसे पहले उसे मान्यता दी। वर्ष 1972 में भारत ने मालदीव की राजधानी माले में अपना मिशन स्थापित किया। इतना ही नहीं, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बाद भारत पहला देश था जिसने मालदीव की मदद की थी और अब 10 करोड़ रुपए उस वक्त दिए थे। वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत ने मालदीव की 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की। भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का बड़ा फाइनेंसर रहा है। आज की तारीख में भारत मालदीव की रक्षा जरूरतें भी पूरी करता है। 10 साल में भारत ने मालदीव के 1500 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा 2010 और फिर 2013 में भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट में दिए थे। 2020 में एक छोटा एयरक्राफ्ट भी दिया गया और तो और भारत ने वहां अस्पताल से लेकर क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज तक बनवाए हैं। लेकिन जिनपिंग के कर्ज वाले जादू की वजह से मोहम्मद मोइजू इस वक्त शॉर्ट टर्म मेमोरी के शिकार हो गए हैं। इसलिए वक्त वक्त पर मालदीव से एंटी इंडिया एजेंडे वाली खबरें आती रहती हैं। लेकिन अब मालदीव को यह एहसास हो गया है कि न्यू इंडिया से दुश्मनी बहुत महंगी डील। और इस पर नजरिया 9 यह है कि अगर कोई गलतफहमी पाल ले तो उसे बर्बादी से बचाना मुश्किल हो जाता है। मालदीव का भी यही हाल है। चीन के कर्ज वाला आर्थिक ग्लूकोज चढ़ाकर वो खुद को शक्तिशाली समझ रहा है और उसे ये लग रहा है कि चीन उसकी मदद करेगा और उसके पास पर्यटन की सत्ता तो है ही। लेकिन यह घमंड जल्द ही टूट जाएगा क्योंकि भारत का लक्षद्वीप अब इस क्षेत्र में पर्यटन की सत्ता का गेम चेंजर बनकर उभरेगा। लक्षद्वीप को लेकर दिलचस्पी बहुत तेजी से बढ़ी है। दूसरी तरफ मालदीव चीन के कर्ज वाले जाल में फंस चुका है। वहां की एंटी इंडिया सरकार और उसके मंत्री अपनी खाल नहीं बचा पाएंगे क्योंकि चीन किसी का सगा नहीं है और किसी देश का बेड़ा गर्क करने वालों को आवाम कभी माफ नहीं करती। और सत्ता में अब बात करते हैं खूंखार आतंकी संगठन ISIS की उस खौफनाक साजिश की जिसके खुलासे ने जांच एजेंसियों में खलबली मचा दी है। ये कोई दावा नहीं है बल्कि एक आतंकी का कबूलनामा है। आपको हर कबूलनामे की कहानी बताएंगे, लेकिन पहले उन सवालों का जिक्र करते हैं जो इन खुलासों के बाद सबसे ज्यादा चौंका रहे हैं। क्या गुजरात मॉडल से चिढ़कर ISIS ने गुजरात मॉड्यूल बनाया है? ISIS आतंकी अबू सुलेमान क्या गुजरात की चीखें सुनना चाहता था? ISIS गुजरात से एक्स्ट्रा नफरत क्यों करता है? क्या अबू सुलेमान का मंसूबा गजवाए गुजरात है? क्या सुलेमान को गुजरात की सिसकियां सुननी थी? इन सवालों में हम बार बार गुजरात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आतंकी शहनवाज ने ISIS की गुजरात वाली साजिश को दुनिया के सामने ला दिया है। इसे पिछले साल 2 अक्टूबर को पकड़ा गया था। अब यह पूछताछ में एक एक राज उगल रहा है। ISIS आतंकी के इस कबूलनामे का सबसे सनसनीखेज पहलू यह है, यह साजिश गुजरात में सीरियल ब्लास्ट करने की थी। यह साजिश थी 22 साल पहले के गोधरा कांड का बदला लेने की। मतलब यह कि ISIS गुजरात दंगों का बदला लेना चाहता था। गुजरात के 4 जिलों को दहलाने का प्लान था। आतंकवादियों ने इन जिलों में मुख्य जगहों पर रेकी भी की थी। आतंकी शहनवाज के मोबाइल में संवेदनशील ठिकानों की गूगल अर्थ तस्वीर मिलती है। ISIS के हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर गुजरात को टारगेट करने का प्लान बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक ISIS के नाम पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ये खेल खेल रही थी। गुजरात के 4 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और सूरत ISIS की हिट लिस्ट में थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि ISIS के संदिग्ध आतंकवादी शहनवाज ने गुजरात के इन 4 शहरों में अहम लोकेशंस पर रेकी भी की थी। जैसा कि शहनवाज ने बताया है, अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, यूनिवर्सिटी, नेताओं के अलग अलग रूट, भीड़ भाड़ वाले बाजार, वोरा मस्जिद, दरगाह, मजार, साबरमती आश्रम की रेकी की गई थी। सोचिए ये साजिश कितनी बड़ी थी। ठीक इसी तरह गुजरात के गांधीनगर में BJP ऑफिस, RSS ऑफिस, VHP ऑफिस, उच्च न्यायालय, जिला अदालत, सत्र न्यायालय की भी रेकी की गई थी। मतलब इन जगहों पर आतंकी गए, यहां की सारी स्थितियों को समझा,
इसी तरह वडोदरा में जिला कोर्ट, सिविल कोर्ट और रेलवे स्टेशन की रेकी की गई। सूरत में यहूदी सेंटर, हीरा बाजार, जिला अदालत, इस्कॉन मंदिर की रेकी की गई। मतलब आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, आतंकी रेकी वहीं करते हैं जिसको उन्हें टारगेट बनाना है, वहां के लूपहोल्स को समझते हैं। खास बात यह है कि स्कूटी से अलग अलग शहरों में ये रेकी की गई थी। इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई और रेकी के बाद पूरी रिपोर्ट अबू सुलेमान को भेज दी गई। अब आपको बताते हैं कि घातक विस्फोटक बनाने के लिए आतंकवादियों की क्या प्लानिंग थी। विस्फोटकों के रॉ मटेरियल को जुटाया गया था। रॉ मटेरियल से विस्फोटक बनाए जा रहे थे। कई एक्सपर्ट से विस्फोटक बनाने की जानकारी जुटाई गई थी। ऐसा विस्फोटक बनाया जा रहा था जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाए। इसके लिए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैजिस्टिक पाउडर, गन पाउडर का इंतजाम हुआ था। गुजरात को दहलाने की तैयारी ऐसी ही नहीं थी, इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड भी तैयार किए गए थे। नाइट्रिक एसिड का कोड वर्ड था शरबत, मेहंदी मतलब था विस्फोटकों का मिश्रण, स्टिक पाउडर का मतलब था विस्फोटक का रॉ मटेरियल और गन पाउडर शब्द को केमिकल विस्फोटक के कोड वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बताते हैं शहनवाज अब है कौन और यह कितना खूंखार आतंकवादी है। माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया था इसने। ब्लास्ट के अलावा इंटरनेट की अच्छी खासी जानकारी इसके पास है। इंटरनेट से बम, आईईडी बनाने की जानकारी लेकर इसने 2 मीटर के पाइप में केमिकल डालकर बम बनाए। बमों की टेस्टिंग पुणे के जंगलों में की गई। इसकी जानकारी अपने आकाओं को यह देता था। शहनवाज की पत्नी हिंदू, कन्वर्ट कर मुस्लिम उसको बनाया गया है। पत्नी को भी रेडिकलाइज कर इस पूरी साजिश में शामिल किया गया। आपको रामनगरी से राम मंदिर का हर अपडेट हम देते रहेंगे, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। आज अहमदाबाद से अयोध्या में ध्वज दंड भी पहुंच गया, जिसे राम मंदिर के ऊपर स्थापित किया जाएगा। 44 फीट ऊंचे ध्वज दंड ये बेहद खास है। इसके अलावा अयोध्या में सुरक्षा की भी जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, जिसकी एक छोटी सी झलक कुछ सेकंड की न्यूज रील में आपको हम दिखा देते हैं। हम रामलला के गेट नंबर 3 पे खड़े हैं और भगवान का जो श्री ध्वज दंड है वो लाया गया है और ये अहमदाबाद से लाया गया है। अहमदाबाद के गोता से अयोध्या लाया गया है ये ध्वज दंड। और कैसा है ध्वज दंड ये आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये जब भगवान की मूर्ति बन के तैयार, भगवान का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, श्री राम मंदिर, इस मंदिर के ऊपर ये ध्वज दंड जो है वो लगाया जाएगा। शिखर पे चलेगा ध्वज दंड। हाँ। शिखर पे चलेगा 44 फीट लंबा है और ये वो मेन राम जी मंदिर का है और दूसरे छोटे छोटे 20 फीट के है 6 नंग, वो छोटे छोटे दूसरे मंदिर के लिए है। अयोध्या में राम मंदिर के सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग्स और ऑटोमेटिक गेट लगाए जाएंगे। लेकिन गेट किस तरह के होंगे, इस वक्त मैं ऐसे ही एक जो सुरक्षा गेट है उसके साथ मौजूद हूँ और इसकी आप ऊंचाई हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग 9 फुट ऊंचे ये गेट होंगे जो कि लगाए जाएंगे और ये ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत होगा, यानी रिमोट कंट्रोल्ड गेट्स होंगे। पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से भी लैस किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें अपनी दाईं तरफ दिखाएं तो आप सामने उस पोल पर देखिए कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है। तमाम चीज़ें चूँकि अभी चल रही हैं, कंट्रोल रूम भी स्थापित हो रहा है। पुलिस के एजेंसियों को इस बात के इनपुट से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन उसके पहले मैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से अयोध्या को छावनी में अब तब्दील किया जा रहा है। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे के बगल में खड़ा हूँ और ये साकेतपुरम चौक है, जहाँ से कि एक तरह से राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ, तीनों पथ जो है आगे जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं उन सारी गाड़ियों को रोका जा रहा है और रोकने के बाद बाकायदा उसकी चेकिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उनके नामकरण संस्कार की तैयारी भी चल रही है। ये बहुत विशेष रिपोर्ट है आपके लिए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला का नामांकन संस्कार होगा। पीएम मोदी भगवान का हृदय स्पर्श कर नामकरण की रस्म अदा करेंगे। इस प्रक्रिया में पहली बार यजमान मूर्ति का स्पर्श करता है। गर्भगृह में विराजमान होने वाले रामलला का एक अलग नाम होगा। नाम अभी तय नहीं है। सहस्त्र नामों में से कोई एक नाम चुना जाएगा। सोने की कलम से पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा जाएगा। एक मनुष्य का 1600 संस्कार होता है, जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवनन संस्कार, ऐसे 16 संस्कार हम लोग बोलते हैं। नामकरण संस्कार जैसे हम लोग बुलाने के नाम जिस हेतु से बुलाते हैं, उस संस्कार को नामकरण संस्कार कहते हैं।
कहते हैं कि भगवान का अपना एक नया नाम होगा, क्या नाम होगा पता नहीं, क्योंकि अयोध्या में तो बहुत सारे मंदिर हैं, हर मंदिर में भगवान है। आप कनक मंदिर में चले जाइए, वहाँ भी भगवान है, लेकिन वहाँ के भगवान का नाम कुछ और है, किसी और जगह के भगवान का नाम कुछ और है। तो यहाँ के भगवान का कुछ वैकल्पिक नाम पता चला है आप लोगों को? राम जी का वैसे सामने सारे देवी देवताओं का सहस्त्र नाम होता है। सहस्त्र मतलब 1000 नाम। 1000 नाम ही अभी चयनित करेंगे, कुछ चीज़ तो उसी दिन उजागर करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ होता है पहले से आप हमने क्या नाम रख दिया उजागर नहीं होता है। नामकरण संस्कार में भी वो शिला मतलब किसी से सोने के सलाका से रख के लिखा जाता है, उसको अभिमंत्रित होता है, फिर उसका नामकरण संस्कार तब होता है। तो किसी चीज़ को पहले से बता देना ठीक नहीं रहेगा। और सत्ता में अब आपको सुप्रीम कोर्ट की ओर ले चलते हैं। बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया और बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया था, जिसके खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया और न सिर्फ फैसला दिया बल्कि गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का अधिकार नहीं था। ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ही फैसला ले सकती थी। गुजरात सरकार को फैसले से पहले महाराष्ट्र सरकार की राय लेनी चाहिए थी। एक महिला को सम्मान का अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म को मानती हो। दोषियों को 2 हफ्ते में जेल में सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब राजनीति हो रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में सरकार को माफी मांगने की मांग की है, जबकि कांग्रेस, CPM समेत सभी विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने इसे न्याय की हत्या की प्रवृत्ति कहा, जबकि प्रियंका ने बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर विपक्ष फ्रंट फुट पर। कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए। वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा। ये बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया, यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी थी। क्या होम मिनिस्ट्री नहीं जानते हैं? क्या सोलिसिटर जनरल नहीं जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है? एक बार जल्दी से आपको पूरा मामला समझा देते हैं। 2002 गुजरात दंगों में परिवार के 7 सदस्यों की उनकी हत्या हुई थी। दंगाइयों ने बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया था। 2008 में सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2022 में गुजरात सरकार ने अच्छे व्यवहार पर सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके बाद बिल्किस बानो की तरफ से दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया और सभी 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया। देश में नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो राम मंदिर पर बिना वजह ऐसे जहरीले बयान दे रहा है, जो उनकी राजनीति में तो पूरी तरीके से फिट बैठते हैं, लेकिन इससे देश में एक तनाव का माहौल बनता है। और ये दावा सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार में सत्ता पक्ष के सहयोगियों की भी ऐसी ही सोच है। सत्ता में आज हम ऐसे ही नेताओं के अलिखित और अपंजीकृत ग्रुप 4 की बात करेंगे, जिसमें 4 सदस्य हैं और ये राम मंदिर पर एक दूसरे से ज्यादा जहरीले और विवादित बयान देने की प्रतियोगिता जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी नेता एक ही राजनीतिक दल के हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। राम मंदिर पर बीजेपी की राजनीति और राजनीतिक लाभ की आशंका में ये नेता स्तरहीन डायलॉगबाजी पर उतर आए हैं।
जिस पर हमने सत्ता में एक ऐसी कुंजी तैयार की है जो आज इन बयानवीर नेताओं और इनके समर्थकों को बहुत चुभने वाली है। ये भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है। जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है, लुटने के लिए लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहां छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। देश में संशय की स्थिति बन गई है कि बीजेपी जब जब चुनाव आता है तो कोई ना कोई कांड कराता है। 22 तारीख को कोई ऐसा नहीं घटना घट जाए जिससे ये लोग हिंदू मुसलमान का नारा देकर और वोट लेने का प्रयास करें, लेकिन देश की जनता सब समझ चुकी है। 22 तारीख को भगवान जी का जन्म है। इससे पहले राम जी धरती पर नहीं थे, धरती लोक पर नहीं थे। अब अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके बदले में आप कुछ न कुछ दीजिए। तो विपक्ष के नेता बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अयोध्या में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम भव्य बने, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसके दो पहलू देखे जा सकते हैं, एक तरफ भव्यता और दूसरी तरफ सियासत। ये जो सियासत हो रही है इसमें फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस सब के बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।